अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और जो पहला टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ना, ये जो सामने आप लोगों के नज़र आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। इसमें जो x है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है अननोन को। इस अननोन का मतलब ये हुआ कि हमने इसको फाइंड करना होता है इस इक्वेशन में। और a, b एंड c रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट्स। कांस्टेंट या नंबर्स, नंबर्स जो है ना ये मतलब इसकी जगह पर 7, 8, 10 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a को हम a कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर इस इक्वेशन के ऊपर आप नज़र दौड़ाए तो यहाँ पर अगर a हमारे पास 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि पूरा टर्म जो है ना ये 0 हो जाएगा। तो जब x² 0 हो जाएगा मतलब ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा bx + c। तो ये हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। मैक्सिमम पावर जिस इक्वेशन में 2 हो तो उसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह हमने आप लोगों को ऊपर हमने जिक्र किया कि x² - 7x + 6 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर हम इस इक्वेशन से 6 को मल्टीप्लिकेशन के साइन के इस साइड पे ले आए तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगा। जिस तरह ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे? जस्ट 5 को हम इक्वलिटी के साइन के इस साइड पे लाएंगे और इसका जो साइन होगा वो चेंज होगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि अगर हमारे पास ये b वाला पार्ट जो है, ये अगर ये 0 हो जाए तो फिर इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर ये b वाला पार्ट 0 हो जाए तो फिर जो है ना हमारे पास फिर भी ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर जो है ना वो 2 है। तो ये इस तरह बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज के इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के सामने इक्वेशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने इक्वलिटी के जो इस साइड पे जो भी है इसको हमने इस साइड पे लाना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। (3x² - 6x - x - 20 = 0। हमने क्या किया? जस्ट हमने x और 20 को इस इक्वलिटी साइन के राइट साइड पे हम ले आए। तो इसका यहाँ पे साइन जो है ना पॉजिटिव था, तो इस साइड पे इसका साइन नेगेटिव हो गया और इस तरह 20 का भी हो गया। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये -6x है और ये -x है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाए। 3x² माइनस, जब दोनों नेगेटिव हो तो हम दोनों को ऐड करते हैं और साइन हम नेगेटिव का लगाते हैं एडिशन में। तो -7x - 20 = 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया।
अब हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू हल करेंगे। किस तरह हल करेंगे? इसका तरीक़ा ये है कि ये जो हमारे पास इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये 20, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर एक रफ जगह में लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। -20 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या बन जाता है? -60, ये बन जाता है -60। अच्छा, और एक और हमने नंबर लिखना है, वो है -7। ये जो x से पहले है, x का कोफिशिएंट जो है ये -7, ये दो नंबर हमने यहाँ पर नोट किए हैं। अब हमने इसके बाद जो सबसे अहम और पहला काम है वो ये है कि हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनके एडिशन मल्टीप्लिकेशन से क्या हमारे पास आ जाए, -60 आ जाए, और उन दो नंबर के एडिशन से -7 आ जाए। तो अगर हम देखें तो ये दो नंबर हमारे पास कौन से हैं? ये अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या बन गया हमारे पास? या -10 कर ले, -60 बन गया। लेकिन क्या हमारे पास इन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से तो -60 आया, लेकिन क्या इन दो नंबर के एडिशन से -7 आ सकता है? तो कभी भी नहीं आ सकता। तो अब हमने क्या करना है? हमने दो और नंबर ढूंढने हैं। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन से जो बिग नंबर आया होगा उसको आप लोगों ने फैक्टराइज करना है पहले रफ में, ये क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लिखने में। तो अगर -60 को मैं थोड़ा सा फैक्टराइज करूं और फिर इसके फैक्टर को देख के हम दो नंबर को फाइंड करने में हमें आसानी होगी। अगर हम इसको इस तरह कर ले कि 2 मल्टीप्लाई बाई 30, तो क्या बन गया हमारे पास? -60। इस तरह अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, तो क्या बन गया हमारे पास? -30 बन गया। और इस तरह अगर हम 15 को डिवाइड करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई इस तरह। अब अगर हम इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर -60 होगा। अब इनमें हमने फैक्टर बनाने हैं, तो वो किस तरह बन सकते हैं? वो इस तरह बनेंगे कि अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा हमारे पास? 12। एक नंबर हमारे पास 12 हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? 5 हो गया। तो अगर अब इन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 तो आता है, लेकिन अगर हम एक का साइन नेगेटिव रखें, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या हमारे पास -7 इससे आ सकता है कि नहीं? तो आप लोगों को अगर आप इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि जब साइन डिफरेंट हो, -12 + 5, जब साइन डिफरेंट हो तो हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का लगाता है। तो -7 हमारे पास आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि -12 एंड 5, दीज टू नंबर आर द नंबर जो इसके मल्टीप्लिकेशन से -60 आता है और इनके एडिशन से जो है ना -7 हमारे पास आ सकता है। तो चलो अब इसको हमने यहाँ पर प्रॉपरली इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3x² - 12x + 5x - 20 = 0। तो अब इन दोनों टर्म में जो है ना हमने कॉमन निकालना है। तो इनमें कॉमन हमारे पास क्या है? 3x का कॉमन है, क्योंकि 3x पे भी डिवाइड हो सकता है और ये भी डिवाइड हो सकता है। तो असल में कॉमन का मतलब होता भी है डिवीजन। तो अगर हम इससे 3x कॉमन ले लें, 3x, तो इसमें क्या बचेगा? ओनली x -4, क्योंकि x तो हमने कॉमन लिया है। इस तरह इन दो टर्म से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 5 + 5। साइन का तुम लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। 5, तो अंदर हमारे पास इस टर्म में क्या बाकी रह जाता है? x,
और यहाँ पर 20 को आप 5 से डिवाइड करें तो 4 आता है। तो ये हमारे पास इस तरह बन गया। अब इस पूरे इक्वेशन से हमने कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या है, इन दो टर्म में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारे पास कॉमन है x माइनस 4। तो x माइनस 4 को हम कॉमन लेते हैं दोनों से, और इसमें क्या बाकी रह जाता है अब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को हल किया तो दो फैक्टर हमारे पास बन गए। अब जो है ना, हम इसकी और मज़ीद हल करने की कोशिश करते हैं इसको। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि इसलिए हमने इसके इक्वल 0 के बराबर लिया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ऊपर, इसका मतलब ये है कि इनको हम अलग अलग भी 0 के बराबर ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू ये 4 जब इस इक्वलिटी साइन के इस तरफ आएगा, राइट साइड पे आएगा, तो इसका आंसर होगा 4 प्लस 4। ये माइनस 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर इधर आ जाने के बाद ये प्लस 4 हो जाएगा। 4 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 को हमने इस तरह लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस 5 था तो यहाँ पे माइनस 5 हो गया। फिर अगर हम इसको और मज़ीद सिंपल करें तो क्या बन सकता है हमारे पास, x इज इक्वल टू, यहाँ 3 जो है ना x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड पे ये डिवीजन में हो जाएगा। माइनस 5 डिवाइड बाई 3। तो x के इस इक्वेशन में जो x था अननोन, x इसके हमारे पास दो आंसर आए। एक क्या हो गया, आंसर हमारे पास क्या हो गया, 4 एंड माइनस 5 और 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन है। तो जिस तरह आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 ही आंसर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।